नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक औरत की बहुत ही दर्द भरी कहानी है, जिसका नाम है विद्या की दर्द भरी प्रेम कहानी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब मैं पलामू में सर्विस करती थी और अपने निवास से कार्यालय जाने के लिए बस का सफर करती थी। आने जाने के क्रम में बहुत सी महिला कर्मियों से मेरी भेंट हुई, उनसे दोस्ती भी हो गई। कभी कभी घर आना जाना भी हो जाता है। मैं अधिकतर व्यस्त रहती थी और कुछ रिजर्व स्वभाव भी है मेरा, इसलिए मैं बातें तो सबसे कर लेती, दोस्ती भी कर लेती, परंतु व्यक्तिगत बातें मैं पूछती नहीं थी किसी से। यदि कोई स्वयं कुछ बोल दे तो उसे मैं सुन लेती थी, परंतु सुनने के बाद फिर कभी उसकी चर्चा भी नहीं करती। मेरे साथ एक स्कूल शिक्षिका भी जाती थी, वह लगभग मेरी ही उम्र की थी और हम लोग आते समय अधिकतर एक ही बस में आते, एक साथ सफर करते। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनका स्टॉपेज मेरा स्टॉपेज के बहुत आगे था, इसलिए स्कूल से जल्दी छुट्टी होने के बाद भी उसी बस में मिलती थी, क्योंकि उनके बस में चढ़ने के बाद और मेरे बस में चढ़ने के बीच का समय लगभग 1 घंटा का होता था। रोज का मिलना हो जाता हमारा। हाँ, शनिवार को वह जल्दी जाती थी। एक दिन मैंने देखा उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है, तो मैंने उनसे पूछा, यह बच्चा किसका है? उन्होंने कहा, मेरा। मुझे आश्चर्य हुआ, परंतु मैं खामोश रह गई। कारण बस वही मेरी आदत, किसी के व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ने की। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने स्वयं ही कहा, मैं माँ नहीं बन सकती थी तो मेरी माँ ने यह बच्चा ला करके दिया है। इसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसको पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए माँ ने ले लिया और मुझे दे दिया। यह सुन करके मैंने मुबारकबाद दिया और कहा, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे विधिवत गोद ले लीजिए, इससे आगे परेशानी नहीं होगी। इसकी माँ नहीं है, पिता तो होगा, कहीं ऐसा ना हो आगे आपको परेशान करे। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारी रिश्तेदारी में ही है। और इतना ही नहीं, बेटा के साथ इसकी एक बहन भी इसके साथ ही आई है। इसका पिता बच्चों को संभालने में सक्षम नहीं था और परिवार में कोई नहीं था जो बच्चों को देखता, तो बेटा हमने गोद ले लिया, परंतु साथ में बेटी को भी उन्होंने दे दिया संभालने के लिए। समझिए, एक तरह से बेटी भी गोद ले लिया है। मैं मुस्कुराई, यह तो बहुत अच्छी बात है, एक के साथ एक फ्री ऑफर। वह भी खिलखिला करके हंस पड़ी और कहा, यह तो मजेदार चुटकुला हो गया। अरे, मैंने उनका नाम तो आपको बताया ही नहीं। उनका नाम था विद्या। विद्या जी हमेशा अपने बच्चों के साथ दिखती। एक बार मैंने भी पूछ दिया था, बच्चे के साथ स्कूल में पढ़ाती कैसे हैं? उन्होंने कहा, वहाँ एक आया मैंने पूरे दिन के लिए रखा है, जो बस के पास मेरे बस से उतरते ही बच्चे को ले लेती है और वापस में बस स्टॉप पर छोड़ने भी आती है। पूरा दिन वह बच्चे के साथ रहती है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं आराम से क्लास लेती हूँ। विद्या को गोद लिया बच्चा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। बेटी का नाम उसने स्कूल में लिखवा दिया था, वह पढ़ाई कर रही थी। अब बेटा भी बड़ा हो गया था, वह भी स्कूल जाने लगा था। वह बताती थी, बेटी के स्कूल में ही बेटे का भी एडमिशन करवा दिया है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच मेरा स्थानांतरण दूसरे क्षेत्र में हो गया, मेरा उनसे मिलना बंद हो गया। शिक्षकों को तबादला नहीं होता जल्दी, इसलिए उनका तबादला नहीं हुआ था। मैं इधर उधर घूमते हुए फिर उसी प्रखंड में आ गई जिसमें विद्या थी। एक दिन उनसे भेंट हो गई तो मैंने पूछ लिया, आपके बेटे और बेटी का क्या हाल है? अब तो वह बड़े हो गए होंगे। मेरा इतना पूछना था कि उनकी आंखें भर आई। मैं घबरा गई और पूछा, क्या हो गया विद्या जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? अपने आंसू पोंछते हुए वह बोली, मेरा बाबू नहीं रहा। मेरा भी दिल भर आया। मैंने उन्हें पीठ सहलाते हुए सांत्वना देना चाहा तो मेरा हाथ पकड़ करके अपनी आंखों पर रखी और कहने लगी,
मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। आप मुझे एक दिन समय दीजिए, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ जिससे मेरा दिल हल्का हो। मैं किसी से दिल की बात कह नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा चलिए आप मेरे ऑफिस या कहिए तो मैं आपके स्कूल चलूँ। उन्होंने कहा किसी ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं हो। मैं नहीं चाहती यह बात कोई भी सुने या जाने। मैंने कहा जब आप नहीं चाहती आपकी बात कोई सुने कोई जाने तो आप मुझे कैसे कहेंगी। विद्या जी ने कहा इतने दिन मैं आपके साथ रही हूँ, कुछ तो जान गई हूँ मैं आपको। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगी वह आप तक ही सीमित रहेगा, इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ। मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और एक बात, आप आज मुझसे बात कर रही हैं बस में, मुझे भी बहुत से लोग जानते हैं और आपको भी। वे आपसे मेरी शिकायत करें। मैं चाहती हूँ कोई दूसरा मेरे लिए कुछ आपसे बोले, उसके पहले मैं आपको सब कुछ बतला दूं। मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं किसी छुट्टी के दिन रांची में हम मिलते हैं, वहीं साथ में बैठ करके बात कर लेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं 15 अगस्त आने वाला है, उस दिन झंडोत्तोलन के बाद प्रखंड में कार्यक्रम होगा बच्चों का। मैं वहां से निकल करके घर नहीं जा करके सीधा रांची चलूंगी। मैंने भी मान लिया ठीक है। झंडा फहराने के बाद हम लोग साथ ही निकलेंगे। हमारा प्रोग्राम तय हो गया। इस बीच उनकी अनुपस्थिति में मेरे कई शुभचिंतक ने बिन मांगे मुझे विद्या से संपर्क नहीं रखने की सलाह दे डाली। मेरे खामोश रहने पर भी उसे चरित्रहीन बतलाते हुए बतलाया कि वह अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य के साथ चली गई थी और उससे विवाह भी कर लिया था। और भी बहुत कुछ मुझे कई लोगों ने बतलाया जिसे मैं बिना प्रतिक्रिया दिए सुन लेती। अब उनसे एकांत में मिलने और उनके दिल की बात जानने को मैं उत्सुक हो गई थी। 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के बाद सारा प्रोग्राम समाप्त होते ही 11 बज गए। उसके बाद हम लोग निकले। विद्या का भरसक प्रयास था बस में अपने को मुझसे दूर रखने का। रांची आने के बाद हम लोगों ने तय किया मछली घर जाने का। हम दोनों वहां जा करके टिकट ले करके मछली घर के अंदर जा करके बैठ गए और वहां के कैंटीन में मैंने डोसा के साथ कॉफी का ऑर्डर किया। भूख भी लग आई थी। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होना प्रारंभ हो गया था। नाश्ता करने तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। कॉफी का मग लेकर के मैंने उन्हें कोने वाली मेज की ओर चलने का इशारा किया जो अभी अभी खाली हुआ था। वहां उन्होंने मुझे अपनी बात बतानी शुरू कर दी। उनकी बातें मैं सुनती जा रही थी और गुम होती जा रही थी उनके साथ उनके अतीत में। इस बीच हमने एक बार और कॉफी मंगवाई और बारिश रुकने के बाद एक अपेक्षाकृत एकांत स्थान में जा करके एक बेंच पर बैठ करके फिर से विद्या की बातें सुनने लगी। विद्या 10वीं पास करने के बाद रांची के प्रसिद्ध महिला कॉलेज में नामांकन करवाया गया था विद्या का। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। अभी तक स्कूल के यूनिफॉर्म में रहने वाली विद्या पहली बार रंगीन सलवार कुर्ती पहन करके कॉलेज गई थी। कॉलेज का खुला वातावरण उसे बहुत ही मनमोहक लग रहा था। पहले दिन ही उसकी कई सहेलियां बन गई। उनके साथ मिल करके क्लास के बाद कभी कैंटीन में जाती तो कभी मैदान में नीचे घास पे बैठती। पहला दिन उसका बहुत ही अच्छा बीता। सभी लड़कियों का एक दूसरे से परिचय हुआ। एक रमा तो विद्या के घर के रास्ते में ही रहते थे। उससे पहले दिन ही बहनापा जोड़ लिया और एक साथ कॉलेज आना जाना तय कर लिया। तो अक्सर विद्या और रमा एक साथ ही कॉलेज से घर आती। रमा रास्ते में अपने घर चली जाती और विद्या आगे बढ़ जाती। कॉलेज जाते समय भी रमा विद्या की प्रतीक्षा करती रहती और विद्या के आने पर साथ ही कॉलेज जाती। एक साथ आते जाते उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। विद्या और रमा एक दूसरे के घर भी आती जाती थी। विद्या के घर में उसके माता पिता भाई बहन थे। रमा के घर माता पिता के अतिरिक्त एक छोटी बहन थी सीमा। उसके बड़े भैया दिल्ली में रह करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। रमा की छोटी बहन भी विद्या से बहुत घुल मिल गई थी। दोनों के परिवार के बीच
बीच भी धीरे धीरे संबंध गहरा होता गया। छुट्टियों में दोनों सखियां कभी घूमने का कार्यक्रम तय कर लेती, कभी कभी वे छुट्टियों के दिन भी सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर के किताबें लेकर के पढ़ने बैठ जाती। इस तरह 2 वर्ष कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बीए के प्रथम वर्ष में विद्या और रमा के साथ साथ नामांकन लिया। रमा के पड़ोस में उनका एक रिश्ते का भाई रमेश रहता था। रमा के घर आने पर अक्सर वह विद्या को मिल जाता। रमा की छोटी बहन को पढ़ाता भी था वह। अक्सर उसने विद्या और रमा की भी पढ़ाई में मदद की थी। इस तरह विद्या का रमेश से अच्छा परिचय हो गया था। कभी कभी लाइब्रेरी से निकलते समय रांची में भी उनकी मुलाकात हो जाती और वह अपनी बाइक से दोनों को घर ले आता। वहां से रमा फिर अपने घर चली जाती। कई बार रमेश ने कहा भी वह घर तक छोड़ देगा विद्या को। रमा भी उसे रमेश के साथ जाने को कहती, परंतु विद्या नहीं तैयार होती। कहती नहीं, मैं चली जाऊंगी। छुट्टी के दिन लाइब्रेरी जाने के लिए निकली विद्या और रमा उसके घर से बाहर निकल करके सड़क पर आई थी। तभी रमेश दिखा तो बाइक ले करके कहीं जा रहा था। जो रमेश ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम लोग? रमा ने कहा, भैया हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं। पिछले सप्ताह वहां से किताबें ली थी, वापस करूंगी और आज फिर हम दो किताबें इशू करवाएंगे। कुछ देर वहां बैठ करके पढ़ना भी है। वहां पर प्रतियोगिता की सभी पत्रिकाएं मिल जाती हैं, पढ़ भी लेंगे। वैसे इतनी पत्रिकाएं हम लोग घर में कहाँ ले आ पाते हैं, इसलिए वहां सुविधा होती है लाइब्रेरी में। बैठ करके पत्रिकाएं हम लोग पढ़ लेंगे और 2 पुस्तकें ले करके घर आ जाएंगे। चलो मैं भी रांची जा रहा हूँ, तुम दोनों बैठ जाओ मेरे पीछे। विद्या और रमा रमेश के साथ रांची आई। इन दोनों का घर नामकुम था, जो कॉलेज से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता था और ये प्रत्येक दिन ऑटो के द्वारा अपने कॉलेज जाते थे, जिसमें काफी देर लगती थी। इसलिए रमेश के बाइक से ले जाने के ऑफर पर दोनों ही बैठ गई। रांची आने के बाद लाइब्रेरी के बदले रमेश ने बाइक दूसरी दिशा में आगे बढ़ाई तो रमा ने कहा, भैया हमारी लाइब्रेरी इस साइड नहीं है, रास्ता बाईं ओर से है। रमेश ने कहा, मुझे पता है रास्ता, जहां जाना है तुम्हें, जिस लाइब्रेरी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी नहा धो करके मैं पहाड़ी मंदिर जाने के लिए निकला था, चलो तुम लोग भी पूजा कर लेना। रमा, परंतु हम लोग तो नाश्ता करके निकले हैं। रमेश, तो क्या भगवान ने कहा है कि नाश्ता के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना होता है? चलो। इस तरह वह उन्हें लेकर के पहाड़ी मंदिर आया। वहां तीनों ने पूजा किया और वहां से निकल करके रमेश उन्हें एक होटल ले गया। होटल के पास बाइक रोकने पर फिर वे चौंक गई। विद्या, अब आप हमें होटल क्यों ले आए हैं? अब हमें लाइब्रेरी जाना है, देर हो जाएगी। आप जाइए होटल, हम लोग लाइब्रेरी चले जाएंगे। रमेश, आप लोगों ने खा लिया, इसका क्या मतलब है? मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो भूखा हूँ और मैं अकेले नाश्ता करूँ आप लोगों को भेज करके मुझे अच्छा लगेगा क्या? कहते हुए वह दोनों को होटल में लाया। वहां तीनों ने नाश्ता किया। कॉफी पी करके वे लोग लाइब्रेरी आए। रमेश भी इन दोनों के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा तो रमा बोली, क्या बात है भैया, आज आप लाइब्रेरी हम लोगों के साथ आए? रमेश ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? क्या लाइब्रेरी में पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों को नहीं? रमा हंस पड़ी, नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ यह ऐसे ही पूछ रही थी। रमेश, आज सोचा तुम लोग के साथ मैं भी कुछ पढ़ाई कर लूं लाइब्रेरी में बैठ करके। सब लोग लाइब्रेरी में बैठे। पहले उस दिन का अखबार लेकर के पढ़ने लगे। रमा पुस्तकें वापस करने गई। अचानक रमेश ने विद्या से पूछा, आपने भगवान शिव से क्या मांगा? विद्या ने कहा, बस मेरा रिजल्ट अच्छा होता रहे। और आपने क्या मांगा? रमेश ने कहा, आपको। जी? विद्या घबरा गई। रमेश ने अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया और कहा, हाँ विद्या, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जब आपको पहली बार देखा था तब से ही कई बार कहने का प्रयास किया मगर कह नहीं पाया। ईश्वर से हमेशा आपके लिए कामना और प्रार्थना करता रहा और आज भी मैंने ईश्वर से यही मांगा, मैं आपको जीवन साथी के रूप में पाना चाहता हूँ। विद्या ने अपना हाथ खींचना चाहा परंतु उसने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। विद्या को पसीना छूटने लगा। विद्या का पूरा शरीर शून्य की स्थिति में पड़ा हुआ था। वह रमेश के हाथ को अपने हाथों के ऊपर से हटाना चाह रही थी। वह चाह रही थी अपने हाथ ही खींच ले परंतु खींच नहीं पा रही थी। परंतु बहुत कठिनाई से उसने धीरे से कहा, प्लीज छोड़ दीजिए मेरा हाथ, कोई देख ले। रमेश, अब सोच लीजिए और आप मुझे
अवश्य बताइए, आप मुझे स्वीकार करती हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ लिया हो तो उन्हें हटा दूं यहाँ से। मैं कुछ पत्रिकाएं लेकर के आई हूँ पढ़ने के लिए। अचानक रमा की आवाज सुन करके विद्या ने दृष्टि उठा करके देखा तो सामने रमा खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ पत्रिकाएं थी। उसने पत्रिकाओं को टेबल पर रखा और स्वयं बैठ गई। फिर कहा, विद्या, मैंने कुछ किताबें चुन करके निकालने को बोल दिया है, तुम देख लेना वह ठीक है या कोई दूसरा चुनना है तुम्हें। विद्या के मुंह से तो कुछ आवाज भी नहीं निकल रहे थे और उसे लग रहा था जैसे किसी ने फेविकोल लगा करके उसे चिपका दिया है। वह घबराहट के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से निकला, नहीं, तूने जो चुना है वही रहने दे। रमेश उठ करके खड़ा हो गया और कहा, तुम लोग पढ़ो, मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। और वह निकल गया। रमा पूछती रह गई, अरे अचानक कैसे भैया, अभी तो आप बैठ करके पढ़ रहे थे। लेकिन रमेश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और निकल करके चला गया। रमा मुस्कुरा करके रह गई। विद्या का दिल घबरा रहा था। उसे लगा कहीं रमा ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। आज उसका मन पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। उसने रमा से कहा, चल हम लोग घर चलें। रमा, अरे अभी से? हम तो पूरा दिन यहाँ बिताने का कार्यक्रम तय करके आए थे। यहाँ देखो मैंने कितनी सारी पत्रिकाएं ली हैं। हम प्रतियोगिताओं की भी तो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना नहीं है क्या? मैं तो नहीं जाने वाली अभी, मुझे तैयारी करना है। मैंने बैंक का फॉर्म भरा है, उसके लिए मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। तेरा तो अभी समय है, तू टीचिंग में जाना चाहती है, तब यह बीए करने के बाद जाएगी। और तेरा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, तेरा बीएड में सीधा नामांकन हो जाएगा। मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है तो मैं कहाँ बीएड कर पाऊंगी। मुझे तो आगे की तैयारी करनी है। चल बैठ, तू भी तैयारी कर। कह करके रमा ने उसके आगे जबरन एक पत्रिका रख दी पढ़ने के लिए। विद्या ना चाहते हुए भी पत्रिका उलट पुलट करके देखती रही और पढ़ने में मन लगाने का प्रयास करती रही। परंतु आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मस्तिष्क में बार बार रमेश की कही बात चोट कर रही थी। मैंने ईश्वर से आपको मांगा है, मैं आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? क्या आप मुझे पसंद करती हैं? आप मुझे स्वीकार करेंगी अपने जीवन साथी के रूप में? यह वाक्य बार बार उसके मस्तिष्क में ठोकर मार रहे थे। वह पढ़ने का सिर्फ दिखावा कर रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसने 1 घंटे बिताए, फिर घर वापस होने की जिद करने लगी। रमा बेमन से उठी। फिर वे लोग अपने घर ले जाने के लिए किताबें इशू करवा करके और पत्रिकाएं वापस करके घर के लिए निकल गई। घर आने के बाद भी रमा को रमेश की कही बातें बार बार याद आ रही थी। वह उसके विचारों को झटकती हुई, परंतु फिर उसके दिल दिमाग में अपना घर कर लेता और उसकी आवाज फिर गूंजने लगती, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी? रात में सोने के बाद सपने में भी उसने रमेश को ही देखा। उसके सपने में भी आकर के रमेश उससे कह रहा था, विद्या, मैंने आपको मांगा है ईश्वर से, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन पहली बार देखा तभी से मैं आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। कभी वह देखती रमेश के साथ कहीं घूम रही है, कभी देखती उसके साथ बातें कर रही है हंसते हुए। इन्हीं सपनों के बीच रात बीत गई। सुबह माँ के जगाने पर उसकी नींद खुली। माँ उसे जगाती हुई कह रही थी, क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रही है तू? वह हड़बड़ा करके उठी और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। इस पूरे सप्ताह रमा के कहने के बाद भी एक दिन भी उसके घर नहीं गई। क्या समझ नहीं पा रही थी रमेश का प्रेम निमंत्रण उसे अच्छा लगा या बुरा। दिल में घबराहट भी होती थी, उसकी बातें याद करके शर्म भी आती थी। इसी ऊहापोह में उसका समय बीत रहा था। कई बार कहने के बाद भी वह एक दिन भी रमा के घर नहीं गई। लेकिन एक दिन जब कॉलेज से वह रमा के साथ आ रही थी, रमा ने उसे अपने घर के पास आने के बाद खींचना शुरू कर दिया। चल आज मेरे घर, मेरे भैया आए हैं, मेरे लिए बहुत से उपहार लेकर के आए हैं, चल मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। विद्या, रमा, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। लेकिन रमा कहाँ सुनने वाली थी। उसने उसे खींचना शुरू किया था।
तो छोड़ा नहीं और वह मजबूर हो करके विद्या रमा के साथ उसके घर आई। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा एक अपरिचित युवक बैठा है और साथ में रमेश भी था। रमेश को देख करके वह घबरा गई, लेकिन वहां से वह निकल भी नहीं सकते थे। अपरिचित युवक ने उसे देख लिया था, जो संभवतः रमा के भैया मोहन थे। उन्होंने इन दोनों को देखते ही कहा, तुम शायद रमा की दोस्त विद्या हो। तुम्हारी चर्चा रमा इतनी अधिक करती है कि तुम्हें उसके साथ नहीं देखता, अकेले में कहीं बाहर भी देखता तो भी पहचान जाता। आ जाओ यहाँ बैठो। कहते हुए उन्होंने विद्या के बैठने के लिए उसकी ओर कुर्सी खिसका दी और संयोगवश यह कुर्सी रमेश के बगल में ही थी। अब वह असमंजस में पड़ गई। रमा, विद्या तू बैठ यहाँ, मैं किताबें रख करके और फ्रेश हो करके आती हूँ, और हाँ, शरबत भी बना करके लाती हूँ। आप लोग पियेंगे शरबत? रमा ने पलट करके मोहन और रमेश से पूछा। विद्या, चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर दूंगी। मोहन, क्यों इतनी घबरा रही हो तुम? हमारे पास बैठने में तुम्हें हिचकिचाहट कैसी? अरे जैसे रमा का मैं भैया हूँ, तुम्हारा भी तो हूँ। रमा की दोस्त होने के नाते तुम भी तो मेरी छोटी बहन हुई। चलो बैठो। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने रमा से कहा, तुम भी फ्रेश हो करके आ जाओ, हमें शरबत नहीं पीना है। सीमा को मैंने बोला हुआ है चाय बनाने के लिए, तुम लोग के लिए भी बना देगी और उसके पहले शरबत बना देगी तुम लोगों के लिए। रमा, वाह भैया, क्या बात है, आज हमारी बहुत खातिरदारी हो रही है। या हम लोगों के थक करके आने का कारण हो रहा है, या फिर नई बहन मिलने की खुशी में? मोहन, नई बहन नहीं, तुमने ही तो कहा था विद्या बहुत मेधावी है, तो मेधावी बहन मिलने की खुशी में आते समय हम लोगों के लिए पानी लेते आना, नहीं तो तेरे सामान सीमा कहेगी दीदी के आने के बाद मुझसे इतना मेहनत करवा रहे हैं। तब तक सीमा शरबत लेकर के आ गई थी। उसने कहा, मैंने सब सुन लिया है भैया, मैं दोनों दीदी के लिए शरबत लेकर के आई हूँ और अब आप लोगों के लिए पानी और चाय एक साथ ला रही हूँ। माफ कीजिएगा, चाय बनने में थोड़ी देर हो गई। असल में चाय बन गई थी, परंतु रमा दीदी और विद्या दीदी के लिए फिर से बनाने लगी। थोड़ी ही देर में सीमा चाय और साथ में माँ के बनाए हुए खास्ता के साथ पानी भी लेकर के आ गई। हंसी खुशी के माहौल में उन सब ने नाश्ता किया, चाय पी और थोड़ी देर बातचीत करते रहे। विद्या अपने घर जाने के लिए उठ गई। रमेश ने कहा, विद्या जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। विद्या, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। मोहन ने गौर से रमेश को देखा, फिर कहा, विद्या, शाम हो गई है, ठीक नहीं है अभी तुम्हारा अकेले जाना। चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ करके आता हूँ, तुम्हारे घर वालों से भी मिल लूंगा। फिर उन्होंने रमा से कहा, चल रमा, हम दोनों विद्या को उसके घर तक छोड़ करके आते हैं। अब चुप रही विद्या, भैया को क्या कहती? उनके स्वर का अधिकार भाव उनकी हर बात मानने के लिए विद्या को मजबूर कर रहा था। रमा और मोहन विद्या को छोड़ने उसके घर तक आए। मोहन भैया ने उसके माता पिता भाई बहन सबसे बहुत अपनत्व से बात किया और फिर वे रमा को लेकर के लौट गए। रमा और मोहन घर वापस आ गए। अपनी बाइक लगाने लगा, रमा के घर के अंदर जाने लगी। मोहन, रुको रमा, थोड़ी देर बाहर रुको, मैं आ रहा हूँ। मोहन ने अपनी बाइक लगाई, उसे लॉक किया और उसके बाद रमा के पास आया और रमा का हाथ पकड़ करके सड़क की ओर निकल गए। रमा, क्या बात है भैया, बहुत गंभीर लग रहे हैं, और हम फिर वापस कहाँ जा रहे हैं? मोहन, कहीं दूर नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं घर में नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। रमा, कहिए भैया, ऐसी क्या बात है जिसको करने के लिए आपको इतनी सावधानी बरतनी पड़ रही है? मोहन, देखो रमा, तुम्हारी सहेली है विद्या, वह तुम्हारी सहेली है और बहुत प्यारी लड़की है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। मुझे लगता है रमेश उसकी ओर आकर्षित है, तुम थोड़ा ध्यान रखो। तुम्हारी सहेली होने के नाते वह मुझे भी बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता उसके जीवन में कभी किसी तरह की कोई दुर्घटना घटे या उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखो, रमेश से वह दूर रहे। विद्या, रमा, परंतु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं भैया? मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं रमेश भैया उसकी ओर आकर्षित हो। मोहन ने कहा, मुझे पता था तुम्हें नहीं लगा होगा, तुम नहीं समझ पाई होगी, परंतु मुझे लगता है विद्या भी इस बात को जानती है, इसलिए यहाँ आने के बाद हम लोगों के पास बैठना नहीं चाह रही थी। उसे घबराहट
मुझसे नहीं रमेश से हो रही थी। मैंने इस बात पर गौर किया है बहुत गहराई से, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम कोशिश करना वह दूर रहे। रमा, भैया यदि रमेश भैया पसंद भी करते हैं उसे तो क्या बुरा है। रमेश भैया तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, उनका अपना व्यवसाय भी है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। विद्या तो सुखी ही रहेगी ना उनके साथ, और विद्या भी टीचर बनना चाहती है, उसका रिजल्ट भी अब तक बहुत अच्छा रहा है, तो उसका चयन होना निश्चित है, जिसमें मुझे नहीं लगता है रमेश भैया या उनके परिवार को कोई आपत्ति होगी। रमेश भैया और विद्या एक दूसरे के लिए उपयुक्त ही रहेंगे। मोहन ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो रमा, विद्या की और हमारी जाति एक नहीं है, इसलिए इन दोनों के विवाह में कई अड़चन आएंगी। इनका विवाह होना असंभव नहीं है, मुश्किल तो अवश्य है। पहले तो हमारा परिवार ही रमेश का विवाह विद्या से करने के लिए तैयार नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता विद्या के परिवार वाले भी तैयार होंगे शादी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, कोशिश करना विद्या और रमेश की निकटता ना होने पाए। और हाँ, इस बात की चर्चा हमारे घर में तुम किसी से मत करना, वरना तुम दोनों की दोस्ती भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं यह बात तुम्हें घर से दूर बता रहा हूँ। रमा ने कहा, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी विद्या और रमेश भैया एक दूसरे से दूर रहें, परंतु मुझे अब तक ऐसा कुछ दिखा ही नहीं जिससे लगे यह दोनों एक दूसरे के निकट जाना चाह रहे हैं। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा तो मैं जरूर उसे सावधान कर दूंगी, लेकिन यदि कुछ ऐसा नहीं लगा तो ऐसा कहने का मतलब होगा विद्या और रमेश भैया दोनों के चरित्र पर लांछन लगाना। इसलिए मैं बिना उन दोनों के कुछ कहे या कुछ अपनी आंखों से देखे कुछ नहीं कहूंगी। मोहन ने कहा, ठीक है, बस तुम अपनी दृष्टि सजग रखना, विशेषकर रमेश के व्यवहार पर अपनी दृष्टि रखना। कह करके मोहन चुप हो गया। फिर दोनों भाई बहन घर के अंदर आ गए। माँ, अरे तुम लोग आकर के फिर कहाँ चले गए थे? एक तो आने में देर किया, फिर आकर के कहीं चले गए, कहाँ गए थे? मोहन ने कहा, कुछ नहीं माँ, वह मेरे पॉकेट से पेन गिर गया था तो मुझे लगा कि आसपास गिरा होगा, बाहर निकल करके देखने चला गया था। उमा ने कहा, भैया पेन मिल गया आपको? मोहन ने कहा, हाँ मिल गया, देखो यहीं गिरा था। कह करके उसने अपने पॉकेट से पेन निकाल करके उमा को दिखाया। माँ, हो गया, अब चलो तुम लोग हाथ मुंह धो करके आओ, खाना निकाल रही हूँ। फिर सबने मिल करके खाना खाया। खाने के बाद थोड़ी देर आराम से बातें करते रहे। उमा भैया से बातें कर रही थी, परंतु रमा थके होने की बात कह करके सोने आ गई। सोने तो आई, परंतु नींद उसकी आंखों से दूर थे। उसका ध्यान अभी भी भैया की बातों पर ही था। उसे याद आ गया लाइब्रेरी गई थी वह रमेश भैया के साथ। उसके बाद से ही विद्या उसके घर आना नहीं चाह रही थी। उस दिन भी विद्या कुछ खोई खोई दिखी थी। पत्रिका लेकर के आई थी, तभी से विद्या के व्यवहार में कुछ परिवर्तन तो लगा था, परंतु उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था। परंतु अभी लग रहा था भैया के बात करने के बाद वह समझ पा रही थी वहां कुछ तो जरूर हुआ था जो विद्या परेशान थी। इसलिए शायद वो लाइब्रेरी से भी जिद करके जल्दी आई थी। रमा यही सोच रही थी, आज भैया जब विद्या को छोड़ने गए उन्होंने मुझे साथ लिया, परंतु रमेश भैया कभी एक बार भी नहीं बोले साथ में चलने को। वह हमेशा चाहते थे विद्या को अकेले ले जा करके उसके घर छोड़ना, और उनके कहने पर विद्या मना भी कर देती। मना करते हुए अकेली ही निकल जाती थी, परंतु कभी कभी जिद करके फिर भी रमेश भैया उसे अपने साथ बाइक में बिठा करके उसके घर तक ले जाते। लेकिन आज जब भैया ने कहा छोड़ने के लिए, विद्या ने मना नहीं किया। इसका मतलब उसे रमेश भैया और भैया के व्यवहार में कुछ तो अंतर अवश्य लगा, तभी उसने भैया को छोड़ने जाने के लिए एक बार भी मना नहीं किया। भैया ने भी चलते समय मुझे कहा चलने के लिए। पहले तो मुझे भी पता नहीं था मुझे ले करके जाएंगे, तो विद्या भी यही समझी होगी भैया उसे छोड़ने जाएंगे अकेले, तब भी उसने मना नहीं किया। इसका मतलब स्पष्ट है भैया का व्यवहार उसे अच्छा लगा, भाई समान स्नेह भरा लगा, परंतु रमेश भैया के व्यवहार में भ्राता भाव उसे नहीं मिला होगा, तभी वह मना करती होगी। यही सब सोचते हुए रमा को नींद आ गई। अगले दिन रमा कॉलेज के लिए तैयार हुई तो भैया ने कहा, मुझे भी रांची जाना है, थोड़ा रुको, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। रमा ने कहा, भैया रोड पर विद्या मेरा इंतजार करेगी और आप तो अभी तैयार भी नहीं हुए हैं, मैं नहीं जाती हूँ
तो विद्या रोड पर अकेली खड़ी परेशान होगी। मोहन ने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम आगे बढ़ो और तुम रोड पर रुकना, मैं तुरंत आ रहा हूँ पीछे से। अच्छा भैया, कह करके रमा घर से निकल गई। मोहन जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाइक निकाल करके चल पड़ा। रोड पर विद्या और रमा दोनों खड़ी थी। मोहन ने बाइक रोकी और कहा चलो जल्दी बैठ जाओ दोनों। दोनों उसकी बाइक में बैठ गई। मोहन ने कहा आप दोनों कृपया अपने पैर दोनों साइड करके बैठें जैसे मैं बैठा हूँ। यह कार नहीं है, कहीं गिरी तो मैं परेशान हो जाऊंगा तुम दोनों की देखभाल करने में। रमा और विद्या हंसते हुए अपने पैर दोनों साइड करके बैठ गई। भैया ने एक बार और चेतावनी दी, देखो बाइक अच्छी तरह पकड़ लेना। रमा ऐसा करो तुम मुझे पकड़ लो और विद्या तुम रमा को अच्छे से पकड़ लो जिससे गिरने का डर नहीं रहे। विद्या से रहा नहीं गया, उसने कहा भैया आप इतने डरते हैं तो हमें बाइक में क्यों ले जा रहे हैं, उतार दीजिए, हम ऑटो से चले जाएंगे। मोहन ने कहा अरे मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तो सावधानी बरत रहा हूं जिससे कोई खतरा ना हो। उनकी बाइक चली तो सीधा महिला कॉलेज के गेट के पास रुके। दोनों को उतार करके भैया जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने कहा वापसी में तुम लोग चली जाना, मेरा कोई निश्चित समय नहीं है, मैं कब आऊंगा। और भैया चले गए। कॉलेज के गेट के अंदर जाते हुए विद्या ने कहा रमा भैया कितने अच्छे हैं, कितनी जिम्मेदारी से हम लोगों को लाए हैं, उन्हें कितनी चिंता थी हमारी, हम किसी खतरे में नहीं पड़े और वापसी के लिए भी बता दिया हम उनका इंतजार ना करें। रमा ने कहा विद्या सभी के बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। विद्या ने कहा नहीं रमा, सभी बड़े भाई ऐसे नहीं होते हैं। मेरे बड़े भाइयों को तो जरा भी परवाह नहीं है कि मैं कॉलेज कैसे जाती हूँ, कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। कभी किसी काम के लिए कहूँ तो मना कर देते हैं, उन्हें हमारे लिए बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है। काश वे भी मोहन भैया जैसे होते। रमा ने कहा अरे तुम इतनी प्रशंसा मत करो भैया की, और उनके सामने तो बिल्कुल मत करना। जितना मुझे डांटते हैं ना मैं ही समझती हूँ, कितनी बुरी तरह डांटते हैं। अभी आए हुए 2 दिन नहीं हुआ है और मेरे पूरे साल का हिसाब ले लिया। मैं और उमा कब जाती हूँ कब आती हूँ, कितने दोस्त हैं, कब लाइब्रेरी जाते हैं, कौन सी किताबें लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, सारा पूछ लेते हैं। और एक बात कहूँ, उनके सामने कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती। हमारे झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं, ये फिर तो हमारी सामत आ जाती है। जितने प्यारे दिखते हैं वह उससे अधिक कड़े हैं, शासन करते हैं, वह तो हम पर पूरा शासन करते हैं। विद्या ने कहा जब इतना स्नेह करते हैं तब उनका शासन भी अच्छा लगेगा। कल देखा नहीं मुझे कैसे कहा था शाम को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, रुको मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। पर सच कहूँ रमा भैया की बात में, उनकी आवाज में जाने ऐसा क्या था कि मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। मुझे अच्छा भी लगा, सच बहुत अच्छे भैया हैं, तुम किस्मत वाली हो रमा। रमा ने कहा हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छे भैया हैं, तुम्हें अगर डांटते तब पता चलता। विद्या ने कहा हाँ तुम्हें और उमा को डांटते हैं, उसमें भी उनका तुम्हारे लिए प्यार छुपा हुआ है, तुम्हारे लिए परवाह छुपी हुई है, इसलिए कभी भी गुस्सा मत होना, बस इतना ध्यान रखना तुम्हारे बहुत अच्छे भैया हैं। रमा हंसते हुए कहती है सिर्फ मेरे ही नहीं, अब तो वह तुम्हारे भी भैया हैं, बहुत अच्छे भैया हैं। भगवान करे जैसे मैं डांट सुनती हूँ बस वैसे ही डांट सुनने का कभी तुम्हें भी अवसर मिल जाए। दोनों हंसते हुए अपने क्लासरूम में चली जाती हैं। कॉलेज में दशहरे की छुट्टियां चल रही थी। रमा अपने पूरे परिवार सहित अपने गांव गई हुई थी। उसके गांव में दशहरे की विशेष पूजा होती थी। रांची में भी दशहरे की धूम मची हुई थी। रांची का दशहरा मेला बहुत शानदार होता है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। कई जगह माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, सुंदर सुंदर पंडाल बनते हैं, बहुत खूबसूरती से पूरा शहर सजा रहता है, देखने वाले दंग रहते हैं। रांची की दुर्गा पूजा देख करके विद्या ने एक दिन अपनी माँ से कहा चलो ना माँ हम भी चलें दुर्गा पूजा देखने, कभी दुर्गा पूजा में खरीदारी करते, हमारे यहाँ नहीं होती है, इस बार मेरे लिए भी नया सूट ले दो। माँ ने कहा दुर्गा पूजा नहीं मानती है ना हमारे यहाँ, मेला देखने के लिए हम लोग चलेंगे अष्टमी नवमी के दिन, और नए कपड़े अभी कर्मा में तुम्हें मिला ही है, फिर अभी क्यों लोगी, कर्मा में नई साड़ी पहन करके कर्म पूजा की थी। विद्या ने कहा माँ ला दो ना, एक सूट ला दो, कॉलेज खुलने के बाद सभी लड़कियां अपनी अपनी ड्रेस दिखाएंगी तो मैं क्या दिखाऊंगी, इसलिए माँ मेरे लिए एक सूट ला दो, कर्मा पूजा तो
हम लोग लाल साड़ी पहन करके करते हैं, तो वही साधारण सी साड़ी ली थी। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे बाबा से बात करती हूँ। फिर कुछ रुक करके कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले तू अपने लिए भी ले लेना और बीनू के लिए भी ले लेना अपनी पसंद से। उसे पैसे दे दिए और कहा जा करके अपनी अपनी पसंद से खरीद लेने के लिए, और वो निकल पड़ी विद्या बाजार के लिए। ना तो उसे और ना ही उसकी माँ को ध्यान रहा, रमा तो है नहीं, तो विद्या को रांची बाजार अकेले ही जाना होगा खरीदारी करने। घर से निकलने के बाद कदम रमा के घर की ओर बढ़ गए। लगभग पहुंच गई थी, तब तक याद आया विद्या को, अरे रमा तो है ही नहीं, वह तो अपने गांव गई है। अब मैं क्या करूं, कितनी भुलक्कड़ हूं। यदि घर में याद आता तो बीनू को ले लेती, भैया से ही अनुरोध करती साथ चलने के लिए। इतनी दूर आने के बाद लौटे कैसे, लौटने पर सभी मेरा मजाक बनाएंगे। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की एक सूट नहीं खरीद सकती स्वयं से, इसलिए अब तो अकेले ही जाना होगा। सोच करके वह पलट गई सड़क की ओर, जहां से ऑटो पकड़ करके वह रांची जाती। उसके कानों में बाइक के हॉर्न की आवाज आई, वह किनारे हो गई। आगे जाने के बदले बाइक आ करके पास में रुक गई। पलट करके देखा तो रमेश था। रमेश ने कहा कहाँ जा रही हो आप? विद्या ने कहा वह मैं रांची जाने के लिए निकले थे। रमेश ने कहा परंतु यह तो रास्ता हमारे घर का है, आप मेरे घर आ रही थी क्या मुझसे मिलने? क्योंकि रमा तो है नहीं, मुझे लगता है आप मुझसे मिलने ही आ रही होंगी। विद्या ने कहा नहीं नहीं, वह असल में मैं रमेश, मैं समझ गया, चलिए आइए बैठिए मेरी बाइक पर। विद्या ने कहा नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रमेश ने कहा आप रांची ही जा रही थी ना? विद्या ने कहा दरअसल मैं रांची जा रही थी। रमेश ने कहा रांची, परंतु कॉलेज तो बंद है। अच्छा अच्छा, आज मेला घूमने की इच्छा हुई है क्या? विद्या ने कहा नहीं, वह मुझे कुछ खरीदारी करनी है। रमेश ने कहा ओह चलिए मैं आपकी सहायता करूंगा खरीदारी करने में, क्या लेना है? विद्या हिचकिचाई, फिर उसने सोचा बाजार की जानकारी कुछ तो उसे है नहीं, तो रमेश से शायद कुछ सहायता मिल जाए। इसलिए वो बाइक में बैठ गई और बोली मैं अपने लिए सूट और अपनी छोटी बहन के लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ। रमेश ने बाइक स्टार्ट किया और उसे ले करके वह बाजार आ गए। कुछ पांडाल घूमे, मूर्तियां देखी, फिर शास्त्री मार्केट आ करके उसे दुकान के अंदर ले गया, जहां विद्या ने अपने लिए सूट और अपनी छोटी बहन बीनू के लिए एक 2 पीस ड्रेस खरीदी। कपड़ा चयन करने में रमेश ने उसकी सहायता की। इसी बीच रमेश ने भी एक सुंदर सा सूट पसंद किया और उससे भी पसंद करवाया। उसकी पसंद से ही उसने वह सूट खरीदा और उसे पैक करवाया। वहां से निकल करके रमेश पंजाब स्वीट हाउस ले गया। विद्या के मना करने के बाद भी रमेश माना नहीं और अंदर प्रवेश करके कोने की एक टेबल पर जाकर के बैठा। वहां उन्होंने मिठाई, डोसा और कॉफी का ऑर्डर दिया। इतनी देर घूमने के बाद विद्या को भी भूख लग आई थी, परंतु रमेश के साथ उसे अकेले होटल जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन रमेश कहाँ मानने वाला था, वह उसे अंदर ले ही आया था और अपनी पसंद से उसने ऑर्डर भी कर दिया। नाश्ता के बाद उन दोनों ने काफी पी। उसके बाद रमेश फिर वहां से उसे ले करके नक्षत्र बन आया। विद्या ने कहा बहुत देर हो गई है, अब घर जाना चाहिए। रमेश ने कहा थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठते हैं। उसे लेकर के अंदर गया। रमेश एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और विद्या का भी हाथ पकड़ करके बैठाने लगा। विद्या उसके हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा गई। रमेश ने कहा बस थोड़ी देर बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, उसके बाद मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। कहते हुए उसने विद्या को अपने पास बैठा लिया। विद्या कहिए क्या कहना है? रमेश ने कहा आज भी मैं आपसे अपने उसी प्रश्न का उत्तर मांग रहा हूँ। विद्या ने कहा मेरी जिंदगी में आने वाली आप पहली और आखिरी लड़की हैं। आप चाहें तो रमा से पूछ लीजिएगा। हमारी बस्ती में मेरे चरित्र के संबंध में कहीं से भी कुछ गलत नहीं सुना गया है। मैं गलत भी नहीं हूँ। मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ और यह मेरा प्रथम उपहार है, इसे स्वीकार कीजिए। अगली बार आप जब भी मिलिएगा इसको पहन के, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी पसंद आप पर कैसी लगती है।
विद्या ने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? क्या आपने मेरे लिए लिया था इसे? आपकी बात से मुझे तो लगा आपने अपनी बहन के लिए लिया है। रमेश, बहन के नाम पर बस रमा ही है और वह स्वयं से खरीदना पसंद करती है। उसे कुछ भी लेना होता है तो भाइयों का सिर्फ बटुआ ही चाहिए होता है उसे, इसलिए मुझे उसे कुछ खरीद करके देने का अवसर अब तक नहीं मिला। लगता है अपनी पसंद से उसके विवाह में ही कुछ दे पाऊंगा। उसमें भी मुझे संदेह लगता है, उस समय भी कहेगी भैया मैं संग चलूंगी खरीदने। कहते हुए रमेश ने ठहाका लगाया। उसकी यह बात सुन करके विद्या मुस्कुरा पड़ी। ऐसी ही बातें करते हुए कुछ और समय बीत गया। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। यह देख विद्या हड़बड़ा करके उठी और कहा, बहुत देर हो गई है, घर जाते हैं, रात हो जाएगी। रमेश ने कहा, नहीं रात नहीं होगी, बस 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। कह करके वह उठ भी गया। बाहर आए वे लोग बाइक स्टार्ट करने के पहले रमेश ने कहा, विद्या अब आपसे अगली मुलाकात कब होगी? विद्या ने कहा, अभी कैसे आ सकती हूँ, कॉलेज तो बंद है। रमेश ने कहा, परंतु लाइब्रेरी तो खुला है, क्या आप आजकल लाइब्रेरी नहीं जाती हैं? विद्या ने कहा, परंतु इस बीच तो लाइब्रेरी जाना भी मुश्किल है, कल से तो दिन में भी भीड़ होगी। रमेश ने कहा, हाँ वह सही है। ऐसा कीजिए, दशहरा के अगले दिन आइए, मैं रास्ते में आपका इंतजार करूंगा, या कहें तो आपके घर से ले लूं। विद्या, नहीं नहीं, मैं घर से निकल करके आऊंगी, आप मुझे रास्ते में ले लीजिएगा। वहां से आए रमेश ने उसके घर से थोड़ी दूर पर उसे उतार दिया और एक बार फिर दशहरे के अगले दिन मिलने की याद दिला करके वापस मुड़ गया। विद्या थोड़ी देर उसे दूर तक देखती रही, फिर वह भी मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चली। इतने दिन से उसके दिल में जो हलचल सी मची थी, आज वह शांत थी। विद्या को समझ आ गया उसके दिल की हलचल का कारण। उसका दिल भी रमेश की ओर आकर्षित हो गया था और उसके प्यार को स्वीकार करने के लिए हाँ कह रही थी। उसके प्यार को स्वीकार करके विद्या का मन मयूर नाच उठा था। घर में प्रवेश किया, पहले अपने कमरे में गई, पहले रमेश का दिया हुआ उपहार अलग रखा, फिर बीनू की ड्रेस लेकर के बाहर आई। बीनू को उसकी ड्रेस दिया। बीनू ने कहा, दीदी तुमने अपने लिए क्या लिया है, वह तो दिखाओ। विद्या ने कहा, नहीं अभी नहीं, जब पहनूंगी तब दिखा दूंगी, अभी दिखाने से पुराना हो जाएगा। माँ मुस्कुरा उठी, दिखाने से कहीं पुराना होता है, पहनने से पुराना होता है, पागल तू भी ना कमाल करती है। दशहरा आ गया। विद्या अपने परिवार सहित दशहरा का मेला देखने रांची गई थी। उससे एक दिन पहले रांची घूम करके बहुत से पांडाल भी देखे थे, मूर्ति देखी थी, बहुत खूबसूरत थी। पांडाल भी उतना ही खूबसूरत था। पूरी रात वे घूमते रहे, प्रातः घर आए। घर आने के बाद विद्या सो गई थी और आज दशहरा मेला, जिसमें मुख्य रूप से रावण दहन होता है, देखने विद्या अपने पूरे परिवार सहित पुनः रांची आई थी। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का विशाल पुतला दहन के लिए मोराबादी मैदान में लगा हुआ था। इन लोगों ने भी एक सही जगह चुन करके, जहां से साफ साफ दिखाई दे और दूरी भी इतनी हो कि पुतला दहन के समय सुरक्षित रहें, उस स्थान पर खड़े थे। वहां तरह तरह की खाद्य सामग्रियां स्टॉल में सजा करके रखी थी। विद्या और बीनू ने भी अपने भाइयों के साथ खूब खाया और मस्ती किया। रावण दहन देखने के बाद रात को घर लौटे। उन्होंने मेला में इतना कुछ खा लिया था कि रात में खाने की इच्छा किसी को नहीं थी। विद्या और बीनू दोनों सोने के लिए कमरे में आए। बीनू, कितना मजा आया ना दीदी? विद्या, हाँ मजा तो आया बहुत। बीनू ने कहा, दीदी हम लोग भी दुर्गा पूजा क्यों नहीं करते हैं? कितना अच्छा पंडाल सजा था। मेरी बहुत सी सहेलियों के घर में दुर्गा पूजा होता है, वे 9 दिन तक नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? विद्या ने कहा, हम लोग सरना धर्म मानते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं, सिरा सीता की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुर्गा माँ को नहीं मानते। हम हिंदुओं के सभी देवी देवता को मानते हैं और उन पर श्रद्धा भी रखते हैं, तभी तो हम मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम सरना धर्मावलंबी हैं।
हमारी हर पूजा सामूहिक होती है, अपने घर में अलग पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग घर में नवरात्रि नहीं करते। परंतु मेरी समझ में नवरात्रि करने में कोई बुराई नहीं है। हम पूजा सामूहिक पूजा स्थल पर कर सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगली बार से मैं भी नवरात्रि करूंगी। 9 दिन फलाहार में रह करके पूजा करूंगी। प्रतिदिन दुर्गा पूजा स्थल पर जा करके प्रार्थना करूंगी, वहां पाठ करूंगी। बीनू ने कहा, वाह दीदी, तब तो मजा आ जाएगा। तुम करना, फिर उसके बाद मैं भी करूंगी। या तुम करने लगोगी तो माँ बाबा मुझे कभी मना नहीं करेंगे। यही बातें करते करते दोनों की नींद आ गई। सुबह देर से विद्या की नींद खुली। उठ करके जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसे तैयार होते देख माँ ने कहा, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रही है, अभी तो कॉलेज बंद है। विद्या ने कहा, माँ पढ़ाई बहुत करना है और लाइब्रेरी का किताब भी लौटाना है, इसलिए लाइब्रेरी जा रही हूँ। किताब भी लौटा दूंगी, कुछ नई किताबें लेकर के आऊंगी और वहाँ थोड़ी देर बैठ करके पढ़ाई भी कर लूंगी। कॉलेज बंद होने के बाद एक दिन भी लाइब्रेरी नहीं गई। माँ ने पढ़ाई की बात सुन करके कुछ नहीं कहा और वो लाइब्रेरी की किताबें ले करके निकली। आज उसने रमेश का दिया हुआ उपहार धारण किया था। सूट उस पर बहुत खिल रहा था। निखर आई थी विद्या उस सूट में। उसे देखते ही बीनू ने कहा, वाव दीदी, कितना सुंदर सूट ली हो तुम अपने लिए, तुम में बहुत सुंदर लग रहा है। विद्या ने कहा, तेरा भी ड्रेस तो तुझ में बहुत सुंदर लग रहा था। बीनू, हाँ दीदी, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। अब जब भी मुझे कुछ लेना होगा तुम ही खरीदना मेरे लिए। विद्या मुस्कुरा दी और बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल करके ऑटो पकड़ने के लिए सड़क पर आई। इंतजार करने के बदले थोड़ा आगे बढ़ गई। तभी उसके कानों में चिरपरिचित हार्न की आवाज सुनाई दी। पलट करके देखा, रमेश था। विद्या ने आगे पीछे देखा और किसी को देखता ना पा करके उसकी बाइक पे बैठ गई। रमेश ने बाइक आगे बढ़ा दी। रमेश, बहुत देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। विद्या ने कहा, मैंने बहुत देर तो नहीं की। हाँ, थोड़ी देर तो हुई है। कल दशहरा मेला देख करके आई, परसों भी रात भर घूमी थी तो बहुत थक गई थी। सुबह देर से नींद खुली, फिर भी मैंने बहुत देर नहीं किया। रमेश और विद्या दोनों वहां से रॉक गार्डन जाते हैं। रॉक गार्डन में दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूमते रहे और बातें करते रहे। अपने पूरे जीवन भर की योजना बना ली। वहां से निकल के वे लाइब्रेरी भी गए। लाइब्रेरी में पहले की किताब वापस कर दी, नई किताबें लेकर के वापस आ गए। आज विद्या को लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ने का भी समय नहीं मिला। पूरा दिन उसने रमेश के साथ बिताया। वापसी में रमेश ने उसे उसके घर के निकट छोड़ दिया, अगले दिन आने का वादा लेकर के। विद्या और रमेश प्रतिदिन मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। विद्या के घर में किसी को पता नहीं था रमा अभी नहीं है। सभी सोच रहे थे विद्या और रमा अवकाश का उपयोग एक साथ बैठ करके पढ़ाई करने में करती हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला अवकाश का उपयोग विद्या किस प्रकार कर रही है। कॉलेज खुला तो विद्या अपने कॉलेज जाने लगी थी। रमेश के विवाह की बातचीत उनके घर में चल रही थी। इसी बीच रमा के भैया मोहन की शादी तय हो गई। शादी में विद्या के पूरे परिवार को निमंत्रण दिया था। रमा ने विद्या को शादी के एक सप्ताह पहले ही अपने घर में रहने के लिए उसके माता पिता से अनुमति मांगी थी। विद्या रमा के घर शादी में एक सप्ताह पूर्व ही आ गई थी। दोनों ने मिल करके शादी में बहुत मस्ती किया। शादी में रमेश अवसर निकाल करके विद्या से चुहलबाजी करता रहा, अपनी शादी के सपने दिखाता रहा और दोनों प्रेम के झूले में सवार भविष्य के सपने सजाते रहे। शादी के बाद भी रमा एक सप्ताह विद्या के घर रही। बीच बीच में उसकी बहन भी आती, लेकिन वह रुकती नहीं, चली जाती थी। विद्या के माता पिता और भाई भी शादी में सम्मिलित हुए। इस विवाह के बाद रमेश के विवाह की बहुत तेजी से चर्चा चल रही थी। रमेश ने विद्या से उनके अपने घर में शादी के लिए बात करने के लिए कहा। विद्या, ना बाबा, मुझे हिम्मत नहीं है, तुम स्वयं आ करके मेरे माँ बाबा से मांग लो। मुझे विश्वास है यदि तुम आओगे तो मेरे बाबा मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदिश नहीं है अपनी जात में ही शादी करें। परंतु तुम्हें पहल करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है लड़के वाले आते हैं लड़की का हाथ मांगने, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन्हें तुम्हारे यहाँ आने के लिए। रमेश, हमारे यहाँ तो लड़की वाले आते हैं। विद्या, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे यहाँ जाने के लिए नहीं कह सकती। हाँ, तुम यदि मेरा हाथ मांग लो आ करके, उसके बाद तुम्हारे माता पिता से बात करने मेरे परिवार वाले अवश्य जाएंगे। रमेश,
अब चिंता में पड़ गया। वह अपने घर में चाह करके भी विद्या के विषय में किसी से बतला नहीं सक रहा था। भैया के विवाह में रमा ने भी विद्या और रमेश की निकटता महसूस की थी। अब उसने भैया की बात पर अमल करते हुए विद्या से बात करने का निश्चय किया। एक दिन कॉलेज पहुंचने के बाद रमा ने विद्या का हाथ पकड़ करके कैंपस में एक पेड़ के नीचे बैठा लिया और कहा, विद्या मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। विद्या ने कहा, चलो क्लास में बैठ करके ही कर लेंगे, अभी ममता मैडम का क्लास है। रमा, ममता मैडम की क्लास छोड़ो, आज तुमसे बात करना मुझे अधिक आवश्यक लग रहा है। विद्या ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो करने के लिए तुम्हें क्लास छोड़ रही हो? रमा ने कहा, देख विद्या, तू मेरी बहुत प्यारी सखी है, मेरे घर वाले भी तुझे बहुत चाहते हैं, परंतु इतना जान ले मेरी सखी के रूप में तो तुम्हें सब का प्यार मिलेगा, किसी अन्य रूप में वे तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विद्या ने कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? रमा ने कहा, क्या तुम नहीं समझ रही हो? जहाँ तक मेरी समझ में आया है, तुम में और रमेश भैया में बहुत निकटता मैंने देखा है। क्या यह निकटता एक सहेली के भाई के साथ होने वाला संबंध ही था या उसमें दूसरा भाव भी है? मुझे ऐसा लगा कि तुम उन्हें सिर्फ अपनी सहेली के भाई के रूप में नहीं स्वीकार कर रही हो, जैसे तुमने मोहन भैया को किया। रमेश भैया को तुम किसी और दृष्टि से भी देख रही हो, क्या मैं गलत हूँ? विद्या थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर उसने रमा के हाथ पर अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहा, नहीं रमा, तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो। मैं सचमुच तुम्हारे रमेश भैया को किसी और दृष्टि से देखते हूँ। हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और हमने विवाह करने का भी फैसला ले लिया है। रमा आश्चर्यचकित सी बैठी विद्या की स्वीकारोक्ति सुन रही थी। उसे आज भैया की बातें याद आ रही थी और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने भैया की बात मान करके उसी समय विद्या को सावधान क्यों नहीं किया। रमा जानती थी रमेश भैया की शादी लगभग तय हो चुकी है। रमेश भैया ने विद्या के विषय में अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। यदि बताया होता तो रमा को अवश्य पता होता। उसका दिल विद्या के लिए सहानुभूति से भर उठा। उसने विद्या से कहा, क्या तुम निश्चिंत हो, रमेश भैया तुमसे शादी करेंगे? विद्या ने कहा, हाँ, वह मेरे सिवा किसी और को पत्नी नहीं मान सकते। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं अपने माँ बाबा को अपने प्रेम की बात बता करके उनके घर रिश्ता लेकर के भेजूं। रमा ने कहा, फिर क्या हुआ? तुम्हारे घर से तो कोई नहीं आए थे। विद्या ने कहा, कैसे आते, मैंने कहा ही नहीं। तुम्हें पता है हमारे यहाँ रिवाज है, लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने आते हैं, तो अपने माँ बाबा को कैसे भेजती उनके घर। इसलिए मैंने रमेश को कहा वह स्वयं आ करके मेरे माँ बाबा से मेरा हाथ मांगे, तब हमारे प्रेम की बात जान करके और मेरी भी इच्छा देखते हुए मेरे माँ बाबा उसके घर चले जाएंगे रिश्ते की बात करने, परंतु प्रारंभ तो रमेश को ही करना होगा। रमा ने कहा, क्या रमेश भैया गए थे तुम्हारे घर? विद्या ने कहा, नहीं, वो नहीं आए अब तक। रमा, देख विद्या, ऐसा ना हो कि रमेश भैया की शादी हो जाए और तुम लोग जीवन भर एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रह जाओ। इसलिए अभी भी समय है, या तो अपने माँ बाबा को भेजो या नहीं तो फिर रमेश भैया पर दबाव डालो अपने प्यार को स्वीकार करके तुम्हें अपने घर लाने का, अथवा तुम स्वयं आगे बढ़ करके बात स्पष्ट करो। अभी आगे नहीं बढ़ोगी, कुछ नहीं बोलोगी तो तुम्हें सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इसके बाद उनमें और कोई बात नहीं हुई। 2 क्लास ही किया और घर आ गए। रमा को सबसे अधिक अपने आप पर क्रोध आ रहा था। भैया ने उसे कितना सही कहा था, परंतु वही नहीं समझी थी। उसे आश्चर्य हुआ, यह दोनों साथ ही रहती हैं, फिर इन दोनों के बीच इतनी बातें कब हुई होंगी जो रमा को पता ही नहीं चला। उसने पूछ ही दिया, रमा, विद्या, हम दोनों सदा साथ रहते थे, मैंने तो कभी रमेश भैया को तुमसे इतना बोलते मिलते देखा ही नहीं, फिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? और विद्या ने उसे सारी बातें सच सच बता दी। रमा का सिर चकराने लगा। उसकी अनुपस्थिति में इतना कुछ हो गया। उसकी भोली भाली मासूम सखी घर वालों से झूठ बोल करके प्रेम की पींगे बढ़ाती रही और उसके घर वालों को भी कुछ भी पता नहीं चला। कैसे हैं उसके घर वाले छुट्टियों में बेटी लाइब्रेरी के नाम पर रोज घर
से निकल करके दिन भर बाहर रहती थी और घर वालों को जरा भी संदेह नहीं हुआ। रमेश भैया के लाए उपहारों को विद्या अपने प्रयोग में लाती रही और उसके घर वालों ने जरा भी आपत्ति नहीं की। क्या उन्हें कुछ भी पता नहीं चला? घर आने के बाद रमा ने रमेश भैया को घेरा और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, आपने वचन दिया है मेरी सहेली को विवाह का, उसे पूरा कीजिए, आप उससे विवाह कीजिए। रमेश रमा की बातें खामोशी से सुनता रहा। जब रमा ने अपनी बात समाप्त कर ली तब रमेश ने कहा, तू ही बता रमा, मैं क्या करूं? क्या तुझे लगता है घर वाले मेरी बात मानेंगे? रमा ने कहा, यह बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था। क्या आपने विद्या को वचन देने के पहले यह सोचा था? क्या आपको नहीं पता था हमारे घर वाले नहीं तैयार होंगे आप दोनों की शादी के लिए? फिर आपने इस रास्ते पर अपने कदम क्यों बढ़ाए और विद्या को भी खींच लिया? वह कितनी आशाएं लगाए बैठी है, उसके घर वाले तो तैयार हो जाएंगे। आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, आप अपने घर में भी कहिए और उसके घर जा करके भी विद्या का हाथ उसके माँ बाबा से मांग लीजिए। मेरी सहेली आपसे इतनी अधिक जुड़ गई है कि वह आपके सिवा किसी अन्य से विवाह के लिए सोच भी नहीं सकती। वह किसी और से विवाह करेगी भी नहीं, इसलिए आपको हिम्मत दिखानी ही होगी। रमेश उसे आश्वासन देता है और अपने घर में विद्या से विवाह के लिए अपनी माँ से बात करता है। विद्या का नाम सुनते ही उसके घर वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके पिता तो अपनी जान देने के लिए ही तैयार हो गए। उसके पिता का कहना था विद्या की जात ही नहीं समाज भी पूरी तरह अलग है, इसलिए वे दूसरे समाज से, दूसरी संस्कृति से लड़की अपने घर में नहीं ला सकते हैं। उससे उत्पन्न संतान का अपने समाज में विवाह होना तो कठिन हो जाएगा ही, साथ ही वे जाति बहिष्कृत भी हो जाएंगे, इसलिए वे यह विवाह स्वीकार नहीं कर सकते। यदि रमेश को विद्या से विवाह करना है तो वह पहले अपने पिता की अर्थी को कंधा दे करके उन्हें मुखाग्नि दे दे। यदि वह अपने पिता को जीवित देखना चाहता है तो उनके द्वारा तय किए गए रिश्ते को स्वीकृति देनी होगी और उसी लड़की से विवाह करना होगा जिसे उसके पिता ने चुना है। रमेश दुविधा में पड़ गया, एक तरफ विद्या और एक तरफ उसका पूरा परिवार। वह किसे चुने और किसे छोड़े समझ नहीं पा रहा था। अतः अंत में प्रेम के ऊपर पुत्र के कर्तव्य ने विजय प्राप्त किया और उसने पिता के द्वारा तय किए गए रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने जहां मेरा विवाह तय किया है मैं वहां विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्रेम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता। पिता प्रसन्न हो गए। रमेश ने रमा से कहा, रमा एक बार तू मेरी मुलाकात विद्या से करवा दे, मैं उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। रमा ने कहा, मैं विद्या को अपने घर आने के लिए तो नहीं कहूँगी, हमारे कॉलेज से निकलने के बाद आप विद्या से मिल लीजिएगा। रमेश ने कहा, अच्छी बात है। अगले दिन रमेश रमा के कॉलेज से थोड़ा आगे हट करके विद्या का इंतजार कर रहा था। विद्या के साथ रमा वहां तक आई और रमेश से कहा, मैं घर जा रही हूँ, आप विद्या को उसके घर तक छोड़ दीजिएगा। कह करके रमा एक ऑटो में बैठ करके चली गई। रमेश विद्या को लेकर के नक्षत्र बनाया बन आया। एक पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे, कुछ देर दोनों खामोश रहे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था अपनी बात वह विद्या से कैसे कहे। जब कहने के पहले उसका दिल फट रहा था तो विद्या का क्या हाल होगा सुन करके। विद्या ने ही मौन भंग किया। विद्या, कहिए आप क्या कहना चाहते थे? रमेश, विद्या तुम्हें रमा से हमारे घर की स्थिति की पूरी जानकारी हो गई होगी। मैं पुत्र कर्तव्य के आगे हार गया, मेरा प्रेम हार गया। विद्या, मैं बहुत कमजोर निकला। जीवन भर का साथ निभाने का वादा करके मैं तो तुम्हारे साथ एक मोड़ भी नहीं पार कर पाया। मुझे क्षमा करना विद्या, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ विद्या। रमा, विद्या चुपचाप खामोशी से सारी बातें सुनती रही। अपनी बात कह करके रमेश भी खामोश हो गया। विद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे निर्झरणी की समान। रमेश, आंसू मत बहाओ विद्या, इसे पोंछ लो। तुम मुझे गाली दो, डांटो, तुम मुझे सजा दो, परंतु आंसू मत बहाओ। विद्या उठ करके खड़ी हो गई और कहा, मैं जा रही हूँ। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया। रमेश ने कहा, क्या तुम मुझे सजा नहीं दोगे? विद्या ने कहा, प्यार में सजा नहीं दी जाती। अब आज से आपका रास्ता अलग है, आप मुझसे मिलने का प्रयत्न कभी मत कीजिएगा। कह करके वह आगे बढ़ी। रमेश
चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। विद्या ने कहा रहने दीजिए, मेरा आपका साथ यहीं तक था। जब मैं पूरी जिंदगी आपके बिना चल सकती हूँ तो अभी क्यों नहीं। कह करके उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से निकल गई। रमेश उससे पुकारता रह गया परंतु उसने पीछे पलट करके कभी नहीं देखा। रमेश भागता हुआ बाइक के पास आकर के उसे स्टार्ट किया और तेजी से बढ़ करके विद्या के पास आया। तुम्हें मेरी सौगंध है विद्या, मेरे नहीं तो रमा के वास्ते, रमा की दोस्ती के वास्ते बाइक पर बैठ जाओ, शाम होने वाली है। विद्या ने कहा आपने अच्छा नहीं किया, अपनी सौगंध रमा की दोस्ती का वास्ता दे करके आपने अच्छा नहीं किया। कह करके वह रमेश की बाइक पर बैठ गई। रमेश ने उसे घर के मोड़ के पास छोड़ा और चला गया। विद्या वहां से घर जाती हुई दिल में सिसक रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि कहीं बैठ करके जी भर करके रोने की। उसे रमा की बातें याद आ रही थी। रमा ने तो उसे सावधान किया था परंतु सावधान तब किया था जब वह रमेश के प्रेम में अकंठ डूब चुकी थी। परंतु इसमें रमा का भी क्या दोष है। उसने रमा से पूछ करके तो रमेश से दिल नहीं लगाया था। उसकी ओर तो वह रमा की अनुपस्थिति में ही आगे बढ़ी थी। रमा को तो उनकी निकटता मोहन भैया के विवाह में अनुभव हुआ और उसने तभी इस संबंध के लिए मना कर दिया था। कितना समझाया था उसे रमा ने। घर आकर के विद्या बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर जा करके लेट गई। माँ ने उसे ऐसे देख करके पूछ लिया, क्या हुआ विद्या, आज तुमने कपड़े भी नहीं बदले और लेट गई, तबीयत तो ठीक है ना। आने में भी देर हुई। विद्या की आंखों में आंसू थे जिसे वह माँ से छुपाते हुए बोली, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास हो गया था और सिर बहुत जोर से दर्द हो रहा है, आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए मैं लेट गई। माँ बाम लेकर के आई और उसके माथे में लगा करके मालिश करने लगी। साथ ही बीनू को आवाज दिया, बीनू बेटा दीदी के लिए अदरक डाल करके चाय बना करके ले आओ। माँ से कुछ कहते नहीं बना। माँ उसका सिर दबा रही थी, साथ ही बोल रही थी, लगता है सिर में बहुत अधिक दर्द है, आंख से आंसू निकल रहे हैं। आखिर विद्या खामोशी से आंखें बंद करके माँ की गोद में सिर रख करके लेट गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हिचकियों को रोका हुआ था। माँ को अपनी इस हिचकियों के लिए क्या सफाई देती। रमा से उसके भैया मोहन ने विद्या और रमेश के विषय में जानकारी ली क्योंकि उन्हें भी घर के हंगामे में दोनों के रिश्ते के संबंध में जानकारी मिल गई थी। रमा ने उन्हें सब कुछ सही बतला दिया और फिर कहा, भैया आपने सही कहा था, काश कि मैं आपके कहे अनुसार उसी समय विद्या को सावधान कर देती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मुझे जब अनुभव हुआ उनकी निकटता का, उस समय तक इनका संबंध बहुत आगे बढ़ चुका था और विद्या को रमेश भैया पर तो अटूट विश्वास था। भैया मेरे कारण ही आज विद्या की जिंदगी में यह दुख भरा दिन आया है, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। रमा ने ऐसा कह करके सिसक करके रोने लगी। मोहन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मत रो रमा, कुछ बातों पर हमारा बस नहीं रहता, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। तुम्हें जब अनुभव हुआ तब तुमने अपना कर्तव्य निभाया ना, अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। रमा के परिवार में रमेश की शादी की तैयारियां हो रही थी। रमा भी उसमें शामिल थी परंतु अधूरे मन से। उसे बार बार विद्या की फिक्र हो रही थी। वह प्रतिदिन देख रही थी कॉलेज में भी विद्या खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, हंसना तो जैसे वह भूल ही गई थी। रमा विद्या की स्थिति याद करके दिल ही दिल में सिसकती रहती परंतु ऊपर से खामोश रहती थी। भैया ने सच ही कहा है, कुछ बातों पर इंसान का बस नहीं रहता, ईश्वर के अधीन रहता है। अब आगे जो भी ईश्वर चाहेंगे वही होगा। ईश्वर विद्या को दुख सहने की शक्ति दे। रमेश की शादी हो गई और संगीता उसकी दुल्हन बन करके आ गई। संगीता दिखने में बहुत खूबसूरत थी, भोली भाली और मासूम भी, उसमें कोई कमी नहीं थी परंतु रमेश के दिल पर तो विद्या का राज था। वह उसे भुला नहीं पा रहा था, इसलिए संगीता को भी अपना नहीं पा रहा था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।